हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग बात करने वाले हैं आज कुछ खास तरीके के रिसर्च के बारे में और हम लोग एक नया एसआईपी का तरीका निकालने वाले हैं। हम लोग एसआईपी कुछ नए तरीके से करने वाले हैं, जैसे कि लोग एसआईपी करते हैं इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, हर महीने 5,000 10,000 तरीके का एसआईपी करते हैं। हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। ये तो हम लोगों का फिक्स है कि हम लोग इंडेक्स फंड में एसआईपी करते ही हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं आज कुछ अलग तरीके के एसआईपी स्कीम के बारे में। जैसे कि आपका नॉर्मल एसआईपी 10,000 पर मंथ का चल रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो स्मॉल कैप है, जो सेक्टर अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बीटन डाउन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड पे हैं, उस सेक्टर्स को फाइंड आउट करना है और फिर उस सेक्टर से हम लोगों को सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक जो भी होगा, लेकिन उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे अंडर वैल्यूड सेक्टर हैं अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होते हुए भी। और फिर उसके बाद से सेक्टर निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वॉच लिस्ट हमारा प्रिपेयर है। ये हमारा सेक्टर का लिस्ट है, सभी सेक्टर है यहाँ पे निफ्टी के अंदर जितने भी सेक्टर लिस्टेड हैं। और फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर निफ्टी बैंक, एनर्जी, एफएमसीजी सभी सेक्टर्स के लिस्ट हैं और इस सभी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स हैं। और हम लोग देखेंगे कि कौन से सेक्टर सबसे अंडर वैल्यूड है और फिर उसके बाद सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन सा है सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर के अंदर। उस स्टॉक में हम लोग हर मंथ 5,000 10,000 जितना भी आपका बजट अफोर्ड होता हो उतना आप एसआईपी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर मंथ आपको एक ही स्टॉक में एसआईपी नहीं करना है। हर मंथ आपको फाइंड आउट करना है कि अंडर वैल्यूड सेक्टर कौन सा है और अंडर वैल्यूड सेक्टर के अंदर आपको हर मंथ देखना है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन सा है। अगर सेम सेक्टर अंडर वैल्यूड रहता है तो फिर दूसरे स्टॉक को हम लोग पकड़ेंगे उसी सेक्टर के। और कभी कभी हम लोग अगर 3 बार लगातार हम लोग सेम सेक्टर के अलग अलग स्टॉक में एसआईपी कर देते हैं, तो फिर हम लोगों को 3 बार कंटिन्यू करने के बाद सेक्टर को चेंज करना होगा। जो सेकंड सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर होगा उस सेक्टर में जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अभी निफ्टी मेटल देखते हैं। निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये चीज़ हम लोग वीकली चार्ट पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो निफ्टी मेटल का चार्ट ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा निफ्टी प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक भी अभी बहुत ही हाई पर चल रहा है और ये मैंने लगा रखा है 50 डे का। ये मैं यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी बैंक भी अभी बहुत ही हाई पर चल रहा है। और ये हम लोगों को एक निफ्टी रियल्टी इंडेक्स मिला है। रियल एस्टेट का सेक्टर है, काफ़ी बीटन डाउन हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें टॉप से कितना परसेंट ये डाउन जा चुका है, तो ऑलमोस्ट ये हम लोगों को 1157 60 से लेकर के 850 पर आ चुका है। तो ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 30% डाउन देखने को मिल रहा है। और इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में, जब ये अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही ये अप ट्रेंड स्टार्ट करके 30% के आसपास जंप दिखाता है, तो जो भी इस सेक्टर के स्टॉक हैं वो 50% तक हम लोगों को अपसाइड दिखाते हुए नजर आएंगे। तो पहला हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं निफ्टी रियल्टी सेक्टर को। दूसरा सेक्टर हमारा देखने को मिलता है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 सेक्टर मिल चुका है ऐसा जो थोड़ा सा बीटन डाउन है टॉप से। और तीसरा हमारा सेक्टर है फिन निफ्टी, जो कि बहुत ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिड कैप निफ्टी, इसको भी इग्नोर करेंगे। निफ्टी सर्विस सेक्टर, ये भी अभी हाई पर ट्रेड हो रहा है, तो इसको भी इग्नोर करेंगे। निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स, तो ये भी अभी ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही है। इसका हाई इधर ही लगा था 12,620 के आसपास। और यहाँ से केवल ये मुझे लगता है कि 2-4% ही डाउन है, तो इसको भी ध्यान नहीं देंगे उतना। ये तो ऑल टाइम हाई पे है पीएसयू बैंक। और ये सब हम लोगों को सेक्टर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी आईटी में जिसको स्विंग ट्रेड करना है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो फिर हम लोगों को 45,000 तक का, यानी कि 10% 12% तक का हम लोगों को अपसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। हम लोग हर मंथ इसमें इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग निफ्टी आईटी में बाद में एनालिसिस करेंगे। अभी हमारा निफ्टी रियल एस्टेट का सेक्टर और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला सेक्टर हम लोगों को ध्यान में रखना है। और निफ्टी आईटी को हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हैं। निफ्टी क्वालिटी 30 यहाँ पे हम लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है निफ्टी 200, इसको भी इग्नोर करेंगे। निफ्टी 50 भी अभी हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है और मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन होता है तो एफएमसीजी काफ़ी अच्छे चलेंगे। तो 3 सेक्टर हम लोगों को मिल चुका है, तो देख लीजिए। और हम लोग देखते हैं निफ्टी एमएनसी, इसको इग्नोर करते हैं, ये भी अभी हाई पर ही है। निफ्टी कमोडिटीज़ हाई पर है। निफ्टी हेल्थ केयर भी हाई पर ही है।
ये सब हम लोगों को थोड़ा-सा पसंद नहीं है, निफ्टी फार्मा भी हाई पर ही है, तो ये सब को हम लोग इग्नोर करते जाएँगे। निफ्टी एनर्जी थोड़ा-सा अंडर वैल्यूड है, इसमें भी हम लोगों को पोटेंशियल दिख सकता है। यहाँ पे 4 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी, 4 सेक्टर हम लोगों को मिल चुका है। निफ्टी ऑटो इग्नोर करेंगे, निफ्टी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है। देखिए निफ्टी मीडिया बहुत ही लो पर ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी मीडिया पे हम लोगों को थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ये विक्स है, विक्स तो अभी भी लोएस्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो विक्स पे भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ही विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट हम लोगों को नीचे आता हुआ दिखेगा, उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा। ये निफ्टी रियल्टी के अंदर हम लोग आएंगे और उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है। अनंत राज लिमिटेड, ये स्टॉक इग्नोर करेंगे। हम लोगों को जो लो पर ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक्स खोजना है। ब्रिज इंटरप्राइजेज ये सब इग्नोर करेंगे, डीएलएफ लिमिटेड इग्नोर करेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है, ऑलरेडी हम लोगों को टॉप से दिख रहा है। ये 50% बीटन डाउन है और कम ये फंडामेंटल इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक को उठा लिए और वो चल ही नहीं रहा है, पूरा फिर से इंडेक्स हाई पर चला गया बट हमारा स्टॉक वहीं लो पर ही रह गया। तो फोनिक्स मिल अभी ऑल टाइम हाई पर ही है, तो ये प्रेस्टीज नहीं पसंद आया हमें। सिग्नेचर ग्लोबल, इसका हाल ही में आईपीओ आया था 2023 में, तो इसे इग्नोर करेंगे। इस तरीके के स्टॉक में हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना है। जो कंपनी प्रूव कर चुकी है अपने आप को, सिर्फ उसी स्टॉक में हम लोगों को देखना है ध्यान। यहाँ पे निफ्टी रियल्टी में हम लोगों को सिर्फ अभी पसंद आया गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छा हम लोगों को लग रहा है, 50% का यहाँ पे ड्रॉ डाउन देखने को मिला है। और यहाँ पे भी हम लोगों को ब्रिज इंटरप्राइजेज में भी 50% के आसपास, 40% का भी हम लोगों को ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये 650 के आसपास आ जाता है तो ब्रिज इंटरप्राइजेज भी बहुत ही अच्छा हम लोगों को वैल्यूएशन पे मिलेगा। और पहला स्टॉक हमारा मिल चुका है निफ्टी रियल्टी सेक्टर से, गोदरेज प्रॉपर्टी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, गोदरेज प्रॉपर्टी। और दूसरा रहा हमारा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि एफएमसीजी में भी हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। थर्ड नंबर पे हमारा आ रहा था निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी के अंदर हम लोगों को देखने को मिला ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ऑल टाइम हाई पर ही है, इसको इग्नोर करेंगे। कोलपाल, कोलगेट हम लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पे नीचे मिल रहा है, प्राइस पे सही प्राइस पे मिल रहा है, तो इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पहला है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज, दूसरा है हमारा कोलगेट पाल्मोटिव। तो चलिए देखते हैं। और डाबर पे अभी रिसर्च कर लेते हैं। डाबर का चार्ट थोड़ा सा साइडवेज है तो इसको इग्नोर करेंगे। और इमामी लिमिटेड भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया हमें, तो देखते हैं। अभी कोलपाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ ज़्यादा खास नहीं है और ये बड़ा सा स्टॉक है। आईटीसी 329 पर आ चुका है। आईटीसी का ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा है, आईटीसी का बिजनेस फंडामेंटल धीरे धीरे चेंज होने वाले हैं, तो अभी उसको इग्नोर करते हैं। मेरिको ऑल टाइम हाई पर है, इसको इग्नोर करेंगे। नेस्ले इंडिया अभी ऑल टाइम हाई पर है, इसको भी इग्नोर करेंगे। ये अभी ब्रेक डाउन दे रहा है पतंजलि फूड्स, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। रेडिको खेतान भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ट्रेंडिंग लग रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो इसको स्विंग ट्रेड के लिए प्रेफर कर सकते हैं, बट इसको ध्यान नहीं देंगे हम लोग इन्वेस्टिंग के लिए। टाटा कंज्यूमर भी कुछ खास नहीं है। यूनाइटेड ब्रेवरेज, यूनाइटेड ब्रेवरेज काफ़ी पसंद आ रहा है, ये 2200 तक का हाई लगाया है, 2270-80 का, और अभी 1520 पर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। तो काफ़ी ऑलरेडी चल चुका है यह स्टॉक, बट प्राइसेस तो सही लग रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एफएमसीजी से हमें मिला कोलपाल और यूबीएल। और यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड स्पिरिट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा उसमें पोटेंशियल नहीं नज़र आ रहा है। और वरुण ब्रिवरेजेज भी कुछ खास नहीं लग रहे हैं। तो एफएमसीजी से हमें मिला यूबीएल और कोलपाल। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा था। सेक्टर लिस्ट में हम लोग चलते हैं पहले, और सेक्टर लिस्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा बेस्ट वहाँ पे स्टॉक निकल करके आता है। सेक्टर लिस्ट में हमारा था नेक्स्ट मीडिया। मीडिया के अंदर हम लोग आते हैं निफ्टी मीडिया। यहाँ पे हमें मीडिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन निफ्टी मीडिया आ गए। निफ्टी मीडिया के अंदर डीबी कॉर्प, इसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं। डीबी कॉर्प कुछ खास पसंद नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है, या तो वे केवल बहुत ही बेकार कंपनी है। भले ही वो रिलायंस के अंदर आती है, लेकिन मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा था। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज तो अभी गवर्नमेंट का रेगुलेशन चल रहा है इसमें। नेटवर्क 18 मीडिया, इस पे काफ़ी ज़्यादा बीट एंड डाउन हो चुका है फंडामेंटल्स की वजह से, तो फंडामेंटली वीक स्टॉक को हम लोग को नहीं देखना है। पीवीआर आइनॉक्स का थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, क्योंकि ये देखिए 2020 से पहले बहुत ही अच्छा बुल रन दिखाया था, 12 से लेकर के 18-19 तक। कोविड के बाद से थोड़ा सा सेगमेंट बीट एंड डाउन है, तो देखते हैं। और दूसरा स्टॉक्स हम लोग को प्राइम फोकस काफ़ी अच्छा चल रहा है। और सारेगामा इंडिया लिमिटेड बीट एंड डाउन है, बट पसंद नहीं है मुझे।
और उसके बाद आता है सन टीवी नेटवर्क। सन टीवी नेटवर्क भी कुछ खास तो नहीं लग रहा है, बट टिप्सम भी उतना अच्छा पसंद नहीं है। जी एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बीटन डाउन हो चुका है, 89 की प्राइस पर मिल रहा है, तो ये वैल्यूएशन तो काफ़ी अच्छा है, बट मुझे कुछ फ्यूचर ग्रोथ नहीं लग रहा है अभी। तो फ्यूचर ग्रोथ न लगने की वजह से मुझे लग रहा है मीडिया सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं आगे आने वाले समय में, ये सब चैनल बंद भी हो सकते हैं, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरा कोलपाल रहा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रहा, यूबीएल रहा। तो चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग तीनों को रिसर्च कर लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं पहले। गोदरेज प्रॉपर्टीज में हम लोगों को चार्ट देखने को मिलेगा। अगर मंथली चार्ट पे अगर हम लोग आ जाएं, तो मंथली चार्ट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 50 ईएमए के नीचे आ चुका है, और हमेशा यहाँ पे जब भी 50 ईएमए के नीचे आता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलता है, और अप ट्रेंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी एक स्टॉक हो सकता है। दूसरा था हमारा कोलपाल। कोलपाल के अंदर देखता हूँ मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट इसका भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। देखिए यहाँ पे अपसाइड रैली स्टार्ट हुआ था 2023 में, और ये ऑलमोस्ट सभी पूरा करेक्शन कर चुका है, बहुत ही मेजर सपोर्ट पर अभी बैठा हुआ है। हो सकता है कि ये स्लोली इस तरीके से बढ़े, बट हमें इन्वेस्टमेंट के लिए करना है इसमें, तो बहुत ही अच्छा ये स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पे हम लोग का सेकंड थर्ड था चॉइस यूबीएल, यूनाइटेड ब्रिवरेज। यूनाइटेड ब्रिवरेज अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो इसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अब बचा हमारा कोलपाल एंड देन गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि रियल एस्टेट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, और कोलपाल का कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस भी हम लोग इसी वीडियो में करें, आप इस वीडियो में जुड़ सकते हैं, और या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस FA लिख दीजिए आप, तो फंडामेंटल एनालिसिस आ जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज और कोलपाल पे। अगर मेरा चॉइस रहेगा तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को इस मंथ के लिए सेलेक्ट करूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मंथ में कि कौन सा हम लोगों को ज़्यादा पसंद आता है अलग सेक्टर से, या फिर रियल एस्टेट के ही सेक्टर से कोई पसंद आता है तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।